नमस्कार। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। खबर की तह तक में शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों के साथ और आपको उन बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे जो आज सुर्खियों में हरियाणा के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, हिमाचल के अंदर और पंजाब के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की सियासत और हरियाणा से जुड़ी हुई सियासत की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भोपाल के लिए निकल चुके हैं। भोपाल का दौरा है मुख्यमंत्री का और आज यह हो सकता है कि मध्य प्रदेश में सीएम कौन बनेगा इस बात का पता चल जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भोपाल के लिए रवाना हो चुके हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मध्य प्रदेश का ऑब्जर्वर पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। तकरीबन 10:30 बजे भोपाल पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल और आज भोपाल में मध्य प्रदेश बीजेपी विधायक दल की बैठक है। विधायकों से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल मध्य प्रदेश का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को, ताकि अब जल्द से जल्द ये सुनिश्चित हो सके कि मध्य प्रदेश में किसको बीजेपी की तरफ से सीएम की कमान दी जाए। कल शाम को छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो चुका था। विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया और अब आज मध्य प्रदेश को लेकर चर्चाएं हैं कि मध्य प्रदेश में ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री निकल रहे थे। आज मध्य प्रदेश को लेकर चर्चा है कि आज मध्य प्रदेश से भी सीएम के चेहरे पर तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने वाला है। हरियाणा के मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, उनके साथ 2 और नेता हैं। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल भोपाल के लिए, मध्य प्रदेश की राजधानी के लिए रवाना हो चुके हैं और आज बीजेपी विधायक दल की बैठक है भोपाल में। तो हम कई खबरों पर चर्चा करेंगे, हिमाचल से भी, हरियाणा से भी। इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनिल मोहन हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। धर्मशाला से हमारे ब्यूरो मनोज धीमान जुड़ चुके हैं। राव शफात अली हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अनिल, मुख्यमंत्री मनोहर लाल भोपाल के लिए रवाना हो चुके हैं। कितनी संभावनाएं हैं कि आज मध्य प्रदेश के चेहरे का भी ऐलान हो जाएगा कि कौन सीएम बनने वाला है? काफी कश्मकश में इस वक्त मध्य प्रदेश में बीजेपी नजर आ रही है सीएम के फेस को लेकर। देखिए, बड़ी कशमकश के बाद बीजेपी की तरफ से छत्तीसगढ़ के लिए तो मुख्यमंत्री का चयन कर लिया गया है। नेता विधायक दल के चुन लिए गए छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक दल का नेता कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका चुनाव आज हो जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बीजेपी विधायक दल का नेता चुनने के लिए बीजेपी आलाकमान ने केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया है। उनके साथ 2 और पर्यवेक्षक है, डॉक्टर के लक्ष्मण और आशा लाकड़ा, वो भी मुख्यमंत्री के साथ पर्यवेक्षक के तौर पर, सहयोगी के तौर पर मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली से भोपाल के लिए रवाना हो गए हैं। अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पहुंचे, तो पालम एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री भोपाल के लिए रवाना हो चुके हैं और भोपाल में बीजेपी विधायक दल की बैठक आज शाम 4 बजे होनी है। ना सिर्फ अगला मुख्यमंत्री कौन होगा बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी की मध्य प्रदेश की बात करें, पिछले तकरीबन 18-20 साल की बात करें, लंबे समय तक शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में शासन किया है और वही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। लेकिन अब नया मुख्यमंत्री कौन होगा? शिवराज सिंह चौहान को ही बीजेपी आलाकमान मुख्यमंत्री के तौर पर रिपीट करेगी या कोई नया चेहरा देखा जाएगा? इसको लेकर बीजेपी में कशमकश चल रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को ये जिम्मेदारी दी गई है। 4 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक भोपाल में होगी। उसके बाद बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में ना सिर्फ बीजेपी को बड़ा मैंडेट मिला और मुख्यमंत्री कौन होगा, कई बड़े बड़े दावेदार है, जिनमें हम बात करें शिवराज सिंह चौहान का दावा सबसे पहला और मजबूत दावा बनता है। उसके अलावा हम नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, प्रहलाद पटेल की बात करें, ये भी वो नाम है जो एक विकल्प के तौर पर हो सकते हैं। अब बीजेपी आलाकमान को फैसला करना है। जो हमें कई दिन पहले बीजेपी के बड़े सूत्रों की तरफ से बताया गया था कि बीजेपी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लेकर 3 समीकरणों पर काम कर रही है। एक मुख्यमंत्री एसटी कम्युनिटी से चुना जाएगा, वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री चुन लिए गए एसटी से, और कहा गया था कि जो 2 मुख्यमंत्री होंगे राजस्थान मध्य प्रदेश से, उनमें से एक मुख्यमंत्री स्वर्ण जाति का होगा और एक मुख्यमंत्री बीसी वर्ग से होगा। अब देखना होगा कि राजस्थान में या मध्य प्रदेश में कौन स्वर्ण जाति का बनाया जाएगा। अगर एक स्टेट में स्वर्ण जाति का बनाया जाता है तो दूसरे में बीसी की संभावना बन जाती है। अगर मान लीजिए मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में अगर स्वर्ण जाति पर बीजेपी दाव खेलती है तो राजस्थान के लिए संभावना बढ़ जाती है कि वहां पर बीसी वर्ग का बनाया जाएगा। अगर मध्य प्रदेश में बीसी वर्ग चुन लिया जाता है तो कहीं ना कहीं संभावना बन जाती है कि राजस्थान में फिर स्वर्ण जाति का होगा। तो ऐसे में
बड़ी कश्मकश बीजेपी बिल्कुल। में चल रही है। अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री कौन होगा मध्य प्रदेश का, अगला कौन विधायक दल का नेता होगा, ये चयन आज कर लिया जाएगा। बिल्कुल। संभावना है कि देर शाम होते होते ये साफ हो जाएगा कि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का कौन होगा। हाँ बिल्कुल, और इसी बात की उम्मीद है मध्य प्रदेश के लोगों को भी कि आज शाम तो कम से कम इस बात का ऐलान हो जाए कि कौन चेहरा है। और लेकिन जो समीकरण थे, अनिल भी बता रहे थे, और जिस तरह से विष्णुदेव साय के नाम का ऐलान किया गया, वो आदिवासी वर्ग से आते हैं, तो उस हिसाब से यही एक फैक्टर ज्यादा नजर आ रहा है कि इसी तरह की एक कोशिश की जाए, एक रास्ता निकाला जाए, ताकि 2024 में भी एक संदेश जाए कि हर एक जाति को साथ में लेकर हम चल रहे हैं, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो SC ST हो, चाहे वो स्वर्ण जातियां हो। तो इस तरह की तमाम कोशिश और राजनीति में ये देखने को मिलती हैं। अब एक और अहम खबर, और उस पर भी हम बात करेंगे। दिल्ली में बीजेपी की एक अहम बैठक हुई। हरियाणा भवन में तकरीबन 3 घंटे तक ये बैठक चली थी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की, और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के नायब सैनी भी मौजूद रहे। संगठन महामंत्री फणींद्र नाथ शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहे। ज्यादा जानकारी के लिए अनिल मोर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खबर की तह तक जाने के लिए कि कौन कौन से वो मुख्य विषय थे जो उस बैठक में चर्चा के लिए लाए गए, जिन पर खास तौर से चर्चा हुई। अनिल, अमूमन लगातार अब बैठकों का दौर चल भी रहा है और होती रहेंगी, लेकिन आज की इस बैठक में क्या कुछ खास था? देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठकों में काफ़ी व्यस्त रहते हैं, चाहे सरकार से जुड़ी बैठकें हों, चाहे संगठन से जुड़ी बैठकें हों। लगातार मुख्यमंत्री की व्यस्तता है वो लगातार बनी रहती है। कल मुख्यमंत्री दिल्ली के हरियाणा भवन में मौजूद थे। दिल्ली में देर शाम मुख्यमंत्री की संगठन को लेकर एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सैनी मौजूद रहे, हरियाणा के बीजेपी संगठन मंत्री इस बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में एक लंबी बैठक हुई। तकरीबन नासिर ये बैठक 6 बजे के आसपास शुरू हुई थी और तकरीबन 9:30 बजे के आसपास तक ये बैठक चली है। मानकर चलिए कि 3 घंटे से ज्यादा एक मैराथन बैठक चली, क्योंकि हरियाणा बीजेपी मिशन 2024 में जुटी हुई है। मिशन 2024 को लेकर हरियाणा बीजेपी की किस तरीके से तैयारी है, मुख्यमंत्री ने वो चर्चा की। इसके अलावा प्रदेश भर में जो बीजेपी की विकसित भारत की जो यात्राएं चल रही है, विकसित भारत संकल्प यात्राएं चल रही है, इन यात्राओं को लेकर किस तरीके का फीडबैक आ रहा है, वो चर्चा मुख्यमंत्री ने की। अब हरियाणा में बीजेपी का संगठन भी नए सिरे से बनना है, क्योंकि नायब सैनी को पिछले दिनों प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। तो ऐसे में नया संगठन कैसे हो, किस तरीके से संगठन में बदलाव हो सकता है, किस तरीके की संभावनाएं हो सकती है, इन तीनों नेताओं की तरफ से बैठकर उस संगठन के ऊपर भी चर्चा यहां पर की गई। इसके अलावा सरकार किस तरीके से काम कर रही है, क्योंकि सरकार के पास अब ज्यादा समय नहीं है लोकसभा चुनाव के लिए। मोटा मोटा 3-4 महीने बचे हुए हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 1 साल से भी कम समय बचा हो। तो ऐसे में इतने कम समय में जो सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का धरातल पर ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे मिल सकते हैं, तमाम पहलुओं को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। जी अनिल, बहुत शुक्रिया अनिल, और आपसे बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। एक तरफ बैठकों का दौर, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होगा, राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा, यह पता चल जाएगा आज शाम तक, कल तक पता चल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर पहाड़ की बात करें तो हिमाचल में सुक्खू सरकार का 1 साल पूरा हो चुका है, और उसको लेकर धर्मशाला में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने 365 फैसले गिनवाएंगे, अपने 1 साल की कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र करेंगे, और उन्होंने कहा कि हमने जितने भी काम किए हैं जनता के सामने रखेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस सरकार के 1 साल की रैली के खिलाफ, 1 साल के जश्न के खिलाफ आक्रोश रैली करने जा रही है। आक्रोश रैली के रूप में, आक्रोश दिवस के रूप में इस दिन को मना रही है, जिस दिन सुक्खू सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम 1 साल की उपलब्धियां जनता के बीच लेकर जाएंगे, बुकलेट जारी करेंगे, अपनी उपलब्धियां जनता को बताएंगे कि किन किन चुनौतियों के साथ हमने जनता से किए गए वादों को पूरा करने की कोशिश की है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि 1 साल बहुत ही बेकार रहा है। प्रदीप ठाकुर और मनोज धीमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले प्रदीप, 1 साल का जश्न तो दूसरी तरफ आक्रोश दिवस, 1 साल की उपलब्धियों का जिक्र तो दूसरी तरफ आक्रोश दिवस, कितना अहम दिन है आज हिमाचल के लिए? बिल्कुल, देखिए, ठीक 1 साल पहले आज ही के दिन जो वर्तमान सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार है, उसका शपथ ग्रहण हुआ था। मुख्यमंत्री के तौर पर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शपथ और गोपनीयता की शपथ ली थी, और दूसरी तरफ डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का आज ही के दिन ऐतिहासिक रिज मैदान पर शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 1 साल का ये वक्त है, और हमेशा से देखा जाता है हिमाचल की राजनीति में कि जब 100 दिन होते हैं, एक साल पूरा हो जाता है, तो उसको मनाया जाता है। हालांकि इस बार सरकार का दावा यह है कि हम जश्न नहीं मना रहे हैं, बल्कि हम लोगों से संवाद करना चाहते हैं। आपदा का दौर हिमाचल में रहा है, और ऐसे में उससे क्या
सोचते हैं प्रदेश को आई, एक साल में सरकार ने क्या बड़े फैसले किए हैं, कदम उठाए हैं, उनकी जानकारी लोगों को दी जाएगी। तो आज जो धर्मशाला में विशाल रैली होने वाली है, उसके जरिए एक साल में जो बड़े फैसले लिए गए हैं उसकी जानकारी साझा की जाएगी। एक बुकलेट भी बाकायदा जारी की जानी है। मुख्यमंत्री का कहना है कि 365 फैसले हमने ऐसे लिए हैं जो जनहित के हैं, उनका जिक्र हम करेंगे। और जो 10 गारंटियां हैं उस पर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है और उस पर सरकार भी अपनी बात आज कहेगी कि हमने 10 में से कितनी गारंटियां पूरी की हैं। 3 गारंटियों का जिक्र हमेशा हो रहा है कि एक साल के भीतर 3 गारंटियां ओपीएस की जो है वो पूरी कर दी गई है। स्टार्टअप योजना 680 करोड़ युवाओं के लिए, उसको भी राज्य सरकार की तरफ से शुरू कर दिया है। अंग्रेजी मीडियम की बात जो है 10 घंटियों में की गई थी, उसकी भी शुरुआत हुई है। तो कहीं ना कहीं अपना दावा, अपनी बात कहने की कोशिश यहाँ पर सरकार करती हुई नजर आएगी और आने वाले समय के लिए अब सरकार का क्या होगा इसकी भी जानकारी यहाँ पर मुख्यमंत्री दे सकते हैं। हालांकि जानकारी ये भी थी कि कांग्रेस पार्टी की जो राष्ट्रीय महासचिव है प्रियंका गांधी, उन्होंने भी इस रैली में शामिल होना है, लेकिन अभी तक सस्पेंस है। हालांकि वो शिमला में है और अगर उनका जाने का कार्यक्रम बना तो मुख्यमंत्री के साथ ही यहाँ से जाएंगी। मुख्यमंत्री अभी जो शिमला में प्रसिद्ध झाकू मंदिर है वहां जाने वाले हैं, वहां पर अपना जो हनुमान जी की पूजा करेंगे और उसके बाद वो सीधे धर्मशाला के लिए निकल पड़ेंगे। और दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी से आक्रोश दिवस के तौर पर मना रही है। आज प्रदेश के 10 जिलों में प्रदर्शन होने हैं। शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और डॉक्टर राजीव बिंदल ये यहाँ पर मौजूद रहेंगे और प्रदेश तक का ये बड़ा प्रदर्शन हम कह सकते हैं। शिमला जिला फोकस में रहेगा और बाकी जो प्रदर्शन है वो जिला स्तर पर होने हैं। मंडी में जो है बाद में प्रदर्शन होगा और धर्मशाला में 18 दिसंबर को, जब 19 दिसंबर से सत्र शुरू होना है उससे एक दिन पहले वहां पर आक्रोश रैली निकाली जानी है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आक्रोश रैली के सरकार की जो खामियां हैं उसको गिनाने की कोशिश की जाएगी। एक पत्रक भी बीजेपी की तरफ से तैयार किया गया है, उस पम्पलेट को लोगों को बांटा जाएगा कि एक साल में क्या क्या कहाँ कमियां राज्य सरकार की रही है। हालांकि ओवरऑल अगर एक साल को देखें तो बहुत चुनौतियों भरा ये साल रहा है। आपदा में प्रदेश का बहुत सारा वक्त जो है वो चला गया। रिलीफ और जो रिहेबिलिटेशन का काम था उसमें पूरी तरह जुटना ठीक बड़ा सारी चुनौतियां हैं। करते को लेकर बेशक सियासत होती है। आपने देखा जब भी कोई सत्ता पक्ष में होता है तो विपक्ष पर आरोप लगाए जाते हैं, फिर वही विपक्ष जब सत्ता में आ जाता है तो फिर वो भी वैसा ही आरोप लगाना शुरू करते हैं। तो कर्ज पर पॉलिटिक्स एक रूटीन हिमाचल की का हिस्सा बन गया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि जिस तरह के छोटा सा पहाड़ी प्रदेश है, विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, रोजगार यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा हिमाचल में रहता है, युवाओं का पलायन यहाँ से ना हो, यहीं पर बिल्कुल प्रदीप, इस तरह पर सियासतदानों को सोचना होगा। जी बिल्कुल प्रदीप, शुक्रिया और आपसे बात करते रहेंगे। मनोज धर्मशाला में ही मौजूद हैं जहां पर कांग्रेस की विशाल रैली का आयोजन किया गया है सरकार की एक साल की उपलब्धियों का जिक्र करने के लिए। एक साल पूरा हुआ है। मनोज, क्या माहौल है, कौन कौन लोग पहुंचने वाले हैं, किस तरह से भीड़ के जुटने की उम्मीद है? बिल्कुल नासिर, देखिए सरकार का एक साल पूरा हुआ है और इस साल के पूरे होने के बाद अब जश्न मनाया जा रहा है और ये जश्न भी है और साथ ही साथ व्यवस्था परिवर्तन का एक साल है। तो सरकार ने एक साल में किन किन चुनौतियों का सामना किया है, कैसे कैसे आपदा के दौर में ये सरकार गुजरी है, किस तरह से जब सरकार बनी उसके कुछ महीने बाद ही आपदा आ गई थी, पूरे हिमाचल प्रदेश में बरसात का कहर मचा था, तो उस कहर से किस तरह बाहर निकली है सरकार, आपदा को किस तरह झेला है, उसके बाद एक साल में क्या क्या फैसले लिए हैं, क्या क्या उपलब्धियां एक साल में सरकार की रही हैं, वो सारी उपलब्धियां आज इसी मंच से धर्मशाला में जो पुलिस मैदान में ये जश्न चल रहा है वहां से ये सारी उपलब्धियां सरकार जनता के बीच रखेगी ताकि जनता को पता चल सके कि आखिर सरकार ने एक साल में क्या काम किया है। पहले तो मैं ये तस्वीरें दिखाना चाहता हूं कि इस सर्दी के मौसम में हल्की हल्की गर्माहट आनी शुरू हुई है। ये देखिए तस्वीरें, जो लोग यहाँ धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और क्योंकि सरकार का एक साल पूरा हुआ है, जिस एक साल पूरा होने के बाद अब जश्न, और ये धीरे धीरे जो है वो लोग, वो जिन लोगों ने सरकार को चुना था, वो लोग जो लाभान्वित हुए हैं, जिन लोगों को कोई फायदे मिले हैं, वो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं मंच पूरी तरह से सज कर तैयार है और इस मंच को दिखाने के लिए मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि इस मंच को दिखाएं कि किस तरह से मंच को सजाया गया है और सामने बड़ी एलईडी लगाई गई है जिस पर सारी जो
उपलब्धियां हैं उनको दिखाया जाएगा। ऐसे में धीरे धीरे करते लोग जो है वो यहाँ पहुंचना शुरू हुए हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि काफी संख्या में जो है वो यहाँ पर भीड़ जो है वो जुट जाएगी। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है वो भीड़ थोड़ी थोड़ी देर में पहुंच और इसको रही है। नाम दिया है व्यवस्था सर्दियों का मौसम परिवर्तन और का धीरे एक धीरे साल। लोग अपने मनोज, घरों एक से और निकल बात रहे हैं बताइए कि अब ये कितना क्लियर हो चुका है कि सर्दियों कौन कौन नेता आने वाले हैं इस कार्यक्रम में, इस रैली में कौन कौन नेता, कांग्रेस के बड़े नेता पहुंच रहे हैं? बिल्कुल नासिर, देखिए इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो संशय बरकरार है कि प्रियंका गांधी शिमला पहुंच चुकी है, क्या वो धर्मशाला आएंगी या नहीं आएंगी। ये संशय लगातार बरकरार बना हुआ है क्योंकि अभी मुख्यमंत्री भी धर्मशाला नहीं पहुंचे हैं, वो शिमला ही है, शिमला से निकलेंगे। तो ऐसे में लगातार ये संशय बरकरार है कि कब मुख्यमंत्री और प्रियंका गांधी इस कार्यक्रम में पहुंचते हैं। ऐसे में राजीव शुक्ला और खड़गे, ये दो बड़े नाम जो है वो यहाँ पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर में यहाँ पहुंचेंगे। उससे पहले रोड शो में ये भाग लेंगे, रोड शो होगा उसके बाद ये नेता यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन संशय जो बरकरार है वो प्रियंका गांधी पर है। हालांकि केंद्र से कहा गया है कि केंद्र से भी, दिल्ली से भी नजर जो है वो रखी जाएगी इन पर, इस कार्यक्रम पर। लेकिन जो बड़े चेहरे हैं, 3 चेहरे हैं, प्रियंका गांधी है, अर्जुन खड़गे हैं और साथ ही साथ राजीव शुक्ला है, ये पहुंच रहे हैं यहाँ पर। लेकिन प्रियंका गांधी पर एक संशय बना हुआ है नासिर, क्योंकि बड़ा चेहरा है कांग्रेस का और इस चेहरे को देखने के लिए भी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। तो हो सकता है कि लास्ट मोमेंट पर प्रियंका गांधी यहाँ पहुंच जाए। ऐसे में धीरे धीरे जो है वो लोग पहुंचना शुरू हुए हैं। मैं कैमरामैन से फिर गुजारिश करूंगा कि उस तरफ दिखाएं कि जो महिलाएं हैं वो धीरे धीरे करते हुए पंडाल में पहुंच रही है। और आज का जो कांग्रेस सरकार का 1 साल का जो व्यवस्था परिवर्तन 1 साल का हुआ है, जो जश्न है, उसमें कहीं ना कहीं ये लोग भाग लेंगे। और सरकार की 1 साल की क्या उपलब्धियां रही है, 1 साल में सरकार ने क्या किया है, वो कहीं ना कहीं अब लाजमी होता जा रहा है कि 1 साल में सरकार ने आखिर ऐसा क्या किया है जो इनको अब जश्न मनाया जा रहा है। और जनता के बीच ये सारी जो उपलब्धियां जो 1 साल के अंदर हुई है वो इनको इनके सामने रखी जाएंगी। 1 साल की उपलब्धियों का जिक्र किया जाएगा जनता के सामने इस विशाल रैली के जरिए। शुक्रिया आपका मनोज, और आपसे फिर अपडेट लेते रहेंगे लगातार इस रैली को लेकर। तो एक तरफ कांग्रेस की तरफ से, सुक्खू सरकार की तरफ से 1 साल को लेकर यह कहा गया है कि हम एक विशाल रैली कर जनता को बताएंगे कि किन चुनौतियों के साथ हमने काम किए हिमाचल प्रदेश में। तो दूसरी तरफ हिमाचल बीजेपी का कहना है कि जितना अप्रभावी 1 साल किसी सरकार का रहा है वो सुक्खू सरकार का रहा है। तो बीजेपी आक्रोश दिवस के रूप में आज के दिन को मना रही है हिमाचल में, और कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि चुनौतियों के साथ 1 साल को पूरा किया है और जनता से किए गए हर एक वादे को पूरा करेंगे। हिमाचल में सियासी गर्माहट बढ़ रही है तो मौसम बहुत ठंडा होता जा रहा है। तो उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो वहां पर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 2 दिन तापमान में भारी गिरावट आएगी। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार हैं। मैदानी इलाकों में भी तापमान गिर रहा है। प्रदेश में कोहरे ने वाहनों की रफ्तार थाम दी। गर्माती सियासत के बीच उत्तराखंड में मौसम काफी ठंडा होता जा रहा है। राव शफात अली उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड के मौसम पर ज्यादा जानकारी के लिए राव शफात अली, किस तरह से मौसम विभाग की तरफ से उत्तराखंड के मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, क्या क्या संभावनाएं और आशंकाएं जताई गई हैं? नासिर, देखिए अमूमन इन दिनों में बहुत ज्यादा सर्द मौसम हो जाता था, लेकिन इस बार देखने को नहीं मिल रहा है। अच्छा। लेकिन अभी जिस तरह का मौसम है, हालांकि अभी तो थोड़ी सी धूप खिली है, वो सिर्फ राजधानी देहरादून में, लेकिन जो ऊपरी इलाके हैं, ऊंचाई वाले इलाके हैं या फिर मैदानी इलाके हैं, यहाँ मौसम बहुत ज्यादा सर्द हो चुका है। और 2 दिन का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। यानी अनुमान है कि जो ऊपरी इलाके हैं, ज्यादा ऊंचाई वाले हैं, वहां बर्फबारी लगातार होगी। और जो मिड इलाके हैं वहां पर तेज, क्योंकि जो कोहरा है वो छाया रहेगा। और इसके साथ ही जो मैदानी इलाके हैं वहां पर भी कोहरा छाया रहेगा। बीच वाले इलाकों में पाला पड़ सकता है और ये पाला किसानों के लिए थोड़ा सा नुकसानदेह साबित हो सकता है। जो पर्वतीय क्षेत्र की खेती होती है उसको ये नुकसान दे सकता है। पर्यटकों की संख्या में कुछ इलाके ऐसे हैं नासिर जहां ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां बहुत ज्यादा बर्फबारी है, सर्द मौसम है, तो वहां पर्यटकों की संख्या में इजाफा नहीं हुआ है, कमी आई है। और विजिबिलिटी इतनी कम हो चुकी है कि जो देहरादून या हरिद्वार पहुंचने वाली ट्रेनें हैं वो बाधित हो रही हैं, देरी से पहुंच रही हैं। और जो आवागमन है सड़क मार्ग का, उसमें भी विजिबिलिटी बहुत कम है। जो मैदानी क्षेत्र है वहां कोहरा बहुत ज्यादा हो चुका है। बीच वाले जो इलाके हैं यहाँ बहुत ज्यादा पाला पड़ रहा है। उसके साथ जो ऊपरी क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी मौजूद है।
हालांकि अभी कुछ दिन पहले तक क्योंकि चारधाम की यात्रा चल रही थी, लेकिन क्योंकि कपाट बंद हो चुके हैं तो बहुत बड़ी परेशानी पर्यटकों को नहीं आ रही है। इस मौसम में कुछ पर्यटक कुछ प्रदेशों के लोग उत्तराखंड का रुख जरूर करते हैं, लेकिन कुछ पर्यटकों की संख्या में कमी भी आती है क्योंकि बहुत ज्यादा सर्द मौसम हो जाता है। और ये अपील भी की जाती है कि जो पर्यटक उत्तराखंड आए वो अपना स्वास्थ्य परीक्षण जरूर करा ले, और दूसरा जो सर्द मौसम के कपड़े होते हैं वो लेकर के जरूर आए। तो ऊपरी इलाकों में इस वक्त बर्फबारी बहुत ज्यादा है। वो बद्रीनाथ के इलाके, उत्तरकाशी के इलाके हैं, जो अलग अलग क्षेत्र हैं ऊपरी इलाके, वहां इस वक्त बर्फबारी है। थोड़ा सी परेशानी ना सिर्फ इस वजह से भी हो जाती है, जब बर्फबारी पड़ती है तो जो लिंक मार्ग हैं वो बाधित हो जाते हैं बर्फ जमने से, और एक लंबा वक्त लगता है उनको खोलने के लिए। लेकिन राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन ये पहले से सुनिश्चित कर लेता है कि उन इलाकों के, उन क्षेत्रों के रूरल एरियाज के लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, दिक्कतें ना हो, खाद्यान्न सामग्री के लिए उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो ये पहले से ही स्थानीय प्रशासन सुनिश्चित कर लेता है। लेकिन अब जैसे जैसे आगे मौसम बढ़ता जाएगा, मौसम विभाग का अनुमान है कि सर्द मौसम बढ़ता जाएगा। जो बीच के इलाके हैं या मैदानी इलाके हैं, वहां जो कम से कम तापमान है वो 5 से 7 डिग्री तक जा पहुंचा है, लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां तो 0 और 1 तक जा पहुंचा है। लेकिन हालांकि जो मैदानी इलाके हैं वहां अभी पिछले कुछ दिनों तक तो गर्मी हो रही थी, लेकिन अभी 2 दिनों से वहां पर सर्द मौसम बढ़ा है। शुक्रिया राव शफात अली इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। मौसम किस तरह से बदलता रहता है पहाड़ी इलाकों का वो हम सबको पता है, लेकिन इस वक्त पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू होने वाली है। कुछ दिन में इस तरह की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं, लेकिन ज़्यादा बर्फबारी में दिक्कतें बढ़ जाती हैं। अब एक और अहम खबर की तरफ रुख करते हैं और बात करते हैं पंजाब की। पंजाब सरकार की तरफ से एक बात कही गई है कि अब जनता को घर बैठे ही सारी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। घर बैठे ही वो अपना राशन कार्ड बनवा लेंगे, घर बैठे ही वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेंगे, घर बैठे ही वो अपना आमदनी का प्रमाण पत्र बनवा लेंगे। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो मंच से यह तक ऐलान कर दिया कि आने वाला वक्त ऐसा आएगा कि पंजाब के सभी सरकारी दफ्तरों में ताला लग जाएगा, क्योंकि जनता को हम घर बैठे ही सारी सुविधाएं देंगे। तुहाड़े द्वार, सरकार तुहाड़े द्वार योजना की शुरुआत की गई है। हरसिमरत पॉल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारी संवाददाता। पंजाब सरकार की इस कोशिश पर किस तरह की बातें हो रही हैं उस पर बात करने के लिए। हरसिमरत, कितनी अहम है पंजाब सरकार की मुहिम, किस तरह से लोगों को फायदा पहुंचाएगी? विपक्ष की तरफ से क्या कहा जा रहा है, सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है? बिल्कुल नासिर जी, आपको बता दें कि भगवंत मान सरकार तुहाड़े द्वार ये जो प्रोग्राम है ये शुरू किया गया है। बीते दिन इसे लुधियाना में लॉन्च किया गया, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और साथ ही साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी थे। उन्होंने जब इस योजना की शुरुआत की तो उसके अंदर अपना एक एक्सपीरियंस बताया। मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान ने एक्सपीरियंस बताया कि जब मैं छोटा था तो इस तरह से जब कभी कार्यालय में जाना हुआ अपने परिवार संघ के साथ, यानी कि पिताजी या माताजी के साथ, तो वहाँ देखता था कि लंबी लंबी लाइनें होती थी। सेम यही एक्सपीरियंस जो है वो खुद अरविंद केजरीवाल, जो कि पार्टी संयोजक भी हैं, उन्होंने भी बताया कि सरकारी दफ्तरों में जो काम है या तो समय के हिसाब से होता है या फिर दिनों के हिसाब से होता है। तो ऐसे में लोगों को बड़ी लंबी लंबी लाइनों में लगकर परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो मान सरकार की तरफ से ये एक नया पहल जो है वो की गई है, जिसमें उन्होंने हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए जो कंट्रोल मोबाइल सिस्टम है वो स्थापित किया है, जिसको लेकर के मोटरसाइकिल से लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो इस मुहिम में उनका साथ दे रहे हैं, तो वो लोग जाएंगे और घर पर बैठे 43 सुविधाएं जो हैं वो बताई जा रही हैं कि उनकी तरफ से दी जाएंगी, जिसमें जन्म मृत्यु प्रमाण सर्टिफिकेट, उनमें करेक्शन कराना है, कोई सेल्फ करेक्शन करवाना है या कोई सेल्फ अदायगी देनी है, या फिर ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इसको लेकर के भी कई तरह के बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं। तकरीबन 43 ऐसी सुविधाएं हैं जो कि घर बैठे मिलेंगी। यानी कि इसकी सबसे मेन बात क्या होगी, 1076 यानी कि 176 पर कॉल करनी होगी, आपको बताना होगा कि हमारा ये समस्या है, और आपको आगे से बताया जाएगा कि आपको कौन से पेपर चाहिए होंगे इस समस्या को सुलझाने के लिए। तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद समय दी जाएगी, आपको बताया जाए कि 1 दिन से लेकर के तकरीबन 32 दिनों तक का समय है। अलग अलग योजनाओं के लिए, अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग दिनों का समय है कि इतने दिन में जो सर्विसेज हैं आपके द्वार पर आकर के पूरी हो जाएंगी, और इतने दिनों में उस समस्या का सॉल्यूशन जो है वो कर दिया जाएगा। तो इस तरह से एक नई जो पहल है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई है, ताकि लोगों को सरकारी दफ्तरों में जाकर धक्के ना खाने पड़े। और सबसे बड़ी बात, विचौलियों का सिस्टम इसमें खत्म हो, यानी कि कोई विचौलिया जो है वो बीच में काम कराने के बहाने ज्यादा पैसे ना ले जाए या फिर अपना कमीशन ना ले जाए। तो इसको रोकने के लिए एक बड़ी पहल जो है वो मान सरकार के द्वारा शुरू की गई है। जी बहुत शुक्रिया हरसिमरत इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।
भगवंत मान सरकार की तरफ से सरकार तुहाडे द्वार ये कार्यक्रम शुरू किया गया है और ये कहा जा रहा है कि जनता को हर एक सुविधा सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो घर बैठे मिल जाएंगी। अगर ऐसा हो जाता है तो ये बहुत अच्छा होगा और इसके लेकर किस तरह की कोशिशें होंगी आने वाला वक्त बताएगा। खबर की तह तक में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। एक छोटे से ब्रेक के बाद चल लौटते हैं।